ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। एक देश एक संदेश पर भी राजनीति है। आजकल एक देश एक चुनाव की खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक देश एक राशन कार्ड की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक देश एक समय की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का सच और आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दुनिया को बताने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की कूटनीतिक पहल में भी दलगत राजनीतिक दुखद है। अभी आपने देखा है कि हमारे जो एक तरह से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है ना, ये अलग अलग देशों में जा रहा है। विश्व को दिए जाने वाले एक देश एक संदेश में ऐसी राजनीति से हर हाल में बचा जाना चाहिए था। यह पहली बार नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। 1900 आप देखते हैं कि 94 में कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था, जिसमें सलमान खुर्शीद भी थी। 2018 में मुंबई आतंकी हमले के बाद भी मनमोहन सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे थे। याद नहीं राष्ट्रीय हित के किसी मुद्दे पर कभी इतने निचले स्तर की दलगत राजनीति की गई हो। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक सहमति की परंपरा रही है, पर बढ़ती कटुता उस पर ग्रहण लगा रही है। इस कटुता के बावजूद पहलगांव आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया पर उस बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। प्रधानमंत्री उस दिन बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा की चेतावनी दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसकी अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री ने की। सभी दलों ने सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सरकार को समर्थन दोहराया, पर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाया। और आतंकवाद और पाकिस्तान से तनाव के मुद्दे पर राजनीतिक सहमति के बीच भी दलगत दांवपेच दिखते रहे हैं। और विपक्ष ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को सेना की शौर्य का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सूफिया पर आपत्तिजनक बयान पर भी उसे घेरा। इसके बाद सैन्य टकराव थमने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसका श्रेय लेने की कोशिश तथा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर भी सत्ता पक्ष विपक्ष में तल्खी बढ़ी। इस तल्खी के बीच 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने के निर्णय पर भी राजनीति शुरू हो गई। 4 प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व राजग जबकि 3 का नेतृत्व विपक्षी दलों के मोर्चे INDI के सदस्य करेंगे। प्रतिनिधिमंडलों में गैर सांसद भी हैं, राजनीतिक भी हैं। एक देश एक संदेश मुखर करने की इस कूटनीतिक रणनीति पर भाजपा कांग्रेस के बीच राजनयिक पृष्ठभूमि वाले पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को लेकर छिड़ी। चूंकि हाल के दिनों में थरूर मोदी के प्रशंसक दिखे, इसलिए कांग्रेस को कहना पड़ा कि वह लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा नाम मांगने पर कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संभवतः सबसे बेहतर जानकार थरूर का नाम नहीं भेजा। सरकार ने खुद उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाया। थरूर ने इसे सम्मान की बात बताया। 7 प्रतिनिधिमंडलों में जिन कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया उनमें सिर्फ पूर्व मंत्री आनंद शर्मा का नाम ही पार्टी द्वारा सरकार को भेजे नामों में था। बाकी 4 नेता थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह, या आप देखिए अमर सिंह का चयन खुद सरकार ने किया। ऐसा नहीं कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल का चयन सरकार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी दलों के नाम मांगे जाने का क्या उचित है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में थरूर की समझ पर संदेह नहीं है, फिर भी कांग्रेस ने उनके बजाय आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा के नाम भेजे तो सवाल उठने स्वाभाविक थे। यह मानना सही नहीं होगा कि सरकार ने थरूर का चयन सिर्फ उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया, क्योंकि कुछ सदस्य इस कसौटी पर खरा नहीं उतरते। दरअसल केरल में अरसे से पांव जमाने की कोशिश कर रही भाजपा को वहां एक लोकप्रिय चेहरा चाहिए, जबकि थरूर अपनी उपेक्षा को लेकर कांग्रेस से निराशा व्यक्त कर चुके हैं। थरूर के चयन पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की यह टिप्पणी बहुत कुछ कहती है कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का अंतर है। और सरकार पर शरारत के जयराम रमेश के आरोपों पर रिजिजू ने सफाई दी। उन्होंने
नाम मांगे नहीं थे, बस शिष्टाचार बस कांग्रेस नेतृत्व को सूचित किया था। सच क्या है पता नहीं। भाजपा ने गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन के नामों पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान से संबंधों के आरोप लगाते रहे हैं, तो नासिर हुसैन के राज्यसभा के लिए निर्वाचन के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। ममता बनर्जी को भी यानी भाया की सरकार ने बिना पूछे उनके सांसद यूसुफ पठान का चयन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए कर लिया और उनकी आपत्ति के चलते पठान की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। इस अवांछनीय विवाद के बीच कांग्रेस ने कहा कि उसके सदस्य देश के लिए अपने वक्तव्य का निर्वाह करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि इसके बाद एस जयशंकर के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी ने उन पर जैसा तीखा हमला बोला, फिर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री को इस तरह पाकिस्तान को मुखबिर कह दिया और इससे सर्वदलीय सहमति तार हो गई। राहुल की टिप्पणियों को पाकिस्तानी चैनलों ने भुनाना शुरू कर दिया। इस पर भाजपा ने राहुल को मीर जाफर तो कांग्रेस ने जयशंकर को जयचंद कह दिया। और क्या इस सब की सर्वदलीय सहमति का कहा जा सकता है? लेखा राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका नाम आप देखते हैं क्या है, राजकुमार सिंह। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। अब इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं, हमें कोई ज्यादा मतलब की बातें नहीं रहती हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि अच्छे आर्टिकल पढ़ा करिएगा आप लोग। वही पाकिस्तान को लेकर खूब बातें हो रही हैं इस समय। भारत की चिंता बढ़ाता बांग्लादेश। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। उन्होंने भारत के सहयोग से बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई और आवामी लीग को एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में आवामी लीग की नेता और बांग्लादेश से निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत में रह रही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत सैकड़ों मामले दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या, आगजनी, हिंसा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यदि आवामी लीग आगामी चुनाव में भाग नहीं ले पाती है तो यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे और भारत के लिए चिंता की बात होगी। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को मौजूदा सरकार और छात्र संगठन एक अच्छा कदम मानते हैं। वे आवामी लीग पर प्रतिबंध को न्याय की जीत कह रहे हैं। कुछ लोग इस कदम को एक दुष्चक्र की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार ने आवामी लीग को प्रतिबंधित करके वही काम किया जो आवामी लीग ने सत्ता में रहते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी जैसे संगठनों के साथ किया था। बांग्लादेश में जिस कथित द्वितीय गणतंत्र की स्थापना शेख हसीना को बेदखल करने के बाद हुई थी, उसी ने देश के सबसे बड़े दल के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। यह घटनाक्रम बांग्लादेश में लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इतना ही नहीं, यह उस कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मजबूत करेगा जिसके खिलाफ आवामी लीग आवाज उठाती रही है। पड़ोस में कट्टर इस्लामी ताकतों का उभार भारत के हित में नहीं है। बांग्लादेश में सुधारवाद की बात हो रही है, जिसका प्रतिनिधित्व मोहम्मद यूनिस सरकार चलाते हुए कर रहे हैं। यूनिस सरकार विधायी, सिविल और बैंकिंग सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस काम में उनके समक्ष एक बाधा समय की कमी है। इस का हवाला देकर यूनुस कई बार यह कह चुके हैं कि बांग्लादेश में चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि देश में सुधार पूरी तरह से ना हो जाए। हालांकि तमाम पार्टियां शीघ्र चुनाव की बात कर रही हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए वहां शीघ्र चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। यूनिस भी जल्द चुनाव के लिए एक तरह से तैयार नहीं दिखते हैं। अगर चुनाव हुए तो यूनुस का जाना तय है, क्योंकि वह किसी भी दल से नहीं आते। जिन छात्रों ने उन्हें अंतरिम सलाहकार बनाने में योगदान दिया, उन्होंने अब जातीय नागरिक पार्टी की स्थापना कर ली है। संभव है कि वे चुनाव में नए चेहरे को लाएं। और इस सब के बीच एक और किरदार है जिसमें आप देखते हैं कि सामने आए बिना खुद को मजबूत बनाया, और वह बांग्लादेश सेना के प्रमुख है। उन्होंने शेख हसीना के देश से बाहर जाने के बाद कुछ समय के लिए देश की बागडोर भी संभाली थी, लेकिन अब वह पर्दे के पीछे है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की सेना का शीर्ष नेतृत्व अपने किरदार को नए राजनीतिक ढंग में किस तरह से देखता है। और आप देखते हैं कि और क्या वह लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए स्वयं को राजनीति से अलग रखेगा। आवामी लीग पर प्रतिबंध कुछ पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है। 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए आवामी लीग द्वारा जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। अभी पिछले साल तक जमात के शीर्ष नेतृत्व को आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसी कड़ी सजाएं मिलती रही हैं, फिर भी वह भिन्न भिन्न तरीकों से राजनीति में उग्र तरीकों से सक्रिय रहने का प्रयास करती रही है। ऐसा ही कुछ प्रयास प्रतिबंध लगने के बावजूद आवामी लीग भी कर सकती है। आवामी लीग की विचारधारा और कार्यकर्ता अभी भी सक्रिय हैं। आने वाले समय उनकी दबी आवाज एक उग्र रूप ले सकती है। आवामी लीग पर प्रतिबंध
लगाना न केवल बांग्लादेश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह पार्टी दशकों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पंथ निरपेक्षता की धुरी रही है, और इसके कमजोर होने से वहां कट्टरपंथी और भारत विरोधी ताकतों को बल मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बल मिल सकता है। और आप देखेंगे कि भारत को इसके पर्यटन करने होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र सुरक्षित रहे। खतरा इसका है कि बांग्लादेश में वही राजनीतिक ताकतें फिर ना हावी हो जाएं जो अतीत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर चुकी हैं। खतरा इसका है कि बांग्लादेश में वही राजनीतिक ताकतें फिर ना हावी हो जाएं जो अतीत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर चुकी हैं, मजहबी कट्टरपंथ को बढ़ावा देती रही हैं, भारत के लिए समस्याएं पैदा करती रही हैं। और आप देखिए, क्षेत्रीय संतुलन के लिए वहाँ एक लोकतांत्रिक और जनादेश आधारित राजनीतिक व्यवस्था का बना रहना आवश्यक है। भारत को अपनी सुरक्षा के नजरिए से चौकन्ना रहना होगा, इसलिए और भी अधिक क्योंकि अंतरिम सरकार भारत के हितों की अनदेखी कर रही है। इसके कारण भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना पड़ रहा है। लेखक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल स्टडीज काठमांडू में विजिटिंग फेलो हैं। इनका नाम ऋषि गुप्ता, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सुखी और दुखी, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर आप देखते हैं कि दुखी, निरंकुश शिक्षाओं और उत्कंठाओं से ग्रस्त मनुष्य अपने ज्ञान, शिक्षा, पद, पैसा, घर और परिवार के सम्मोहन में इस कदर उलझ गया कि यह आसक्ति उसे अनासक्त नहीं रहने देती है। जो चाहा वह हुआ तो सुखी, अन्यथा दुखी। जबकि कर्मफल का निर्धारण कर्म के अनुसार होना नीति रचित है। कब, कैसे, कितना और कहाँ मिलेगा, यह सब भी नीति के हाथ में है। और परमात्मा का स्पष्ट संदेश है कि निष्काम कर्म किए जाएं, अर्थात कर्म के फल के प्रति इतनी आसक्ति ना हो कि वह मनुष्य पर हावी हो जाए। यह सत्य है कि होनी रुकनी नहीं, और हम भले ही लाख कोशिश कर लें। भौतिक उपलब्धियां स्थायी नहीं है। जब जीवन ही अजर अमर नहीं है तो भौतिकता के प्रति लगाव का क्या औचित्य है। सुख और दुख से विरत होने का यही सूत्र अपनाकर असंख्य मनुष्य लाभान्वित हो सकते हैं। अविवेक, गुस्सा, डर और निराशा के भय से मनुष्य का मन अस्थिरता का शिकार रहता है, और इससे मुक्त होने का सरल मार्ग अभ्यास है। और अभ्यास आप देखते हैं कि अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर होना, और जिससे संयम और वैराग्य आप देखते हैं कि वैराग्य की भावना शामिल है। निरंतर प्रयास से एक दिन महान उपलब्धि प्राप्त करना संभव है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी अभ्यास की सार्थकता का संदेश दिया। और कभी उन क्षणों को याद करें जब कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगा कि अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ। इसलिए अपनी इच्छाओं में ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए, मृत्यु को सशक्त शाश्वत सत्य समझते हुए, ज्ञानी पुरुषों के लिए सुख दुख, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। अतः गीता का सार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होगा वह भी अच्छा होगा को स्वीकार करते हुए मनुष्य को निष्काम कर्मयोगी बने रहना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। देख रहे हैं आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ सोचा करिएगा। ये माओवाद का प्रहार। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के जंगलों में 1.5 करोड़ के इनामी बसव राजू समेत 2 दर्जन से अधिक माओवादियों को मार गिराया जाना सुरक्षा बलों के लिए एक निर्णायक प्रतीत होने वाली बड़ी सफलता है। बसव राजू जितना कुख्यात था उतना ही दुष्ट दरिंदा भी। वह गुरिल्ला शैली के हमलों के लिए जाना जाता था। उसने इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया था। उसका कारण सुरक्षा बलों के तमाम जवानों ने आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। गत दिवस भी मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान बलिदान हुआ। पिछले कुछ समय में कई कुख्यात माओवादी सरगना मारे गए हैं। यदि बचे कुचे माओवादी हथियार नहीं डालते तो उनके प्रति किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए, और उनकी रीढ़ तोड़ने के प्रति संकल्पबद्ध रहा जाना चाहिए। यह संकल्पबद्धता केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की तरह अन्य राज्य सरकारों को भी दिखानी होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अतीत में कुछ राज्यों ने माओवादियों से कड़ाई से निपटने में सुस्ती दिखाई। यह सुस्ती तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यह कहने के बाद दिखाई दी गई कि माओवादी आतंक आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा
खतरा बन गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक समय माओवादियों ने कि सफाया अभियान से किस तरह कुछ नेताओं ने असहमति जताई तो कुछ तो चुनावी लाभ के लिए उन्हें राजनीतिक संरक्षण देते भी दिखे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके खात्मे का अभियान गति नहीं पकड़ सका और वे एक राज्य से दूसरे राज्य में छिपकर खुद को संगठित करते रहे। यह सराहनीय है कि वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अगले 5 वर्ष मार्च तक माओवादी के खात्मे को प्रतिबद्ध हैं और इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर के समय भी माओवादियों पर प्रहार जारी रहे। पिछले 1 वर्ष में नक्सली कहे जाने वाले माओवादी बड़ी संख्या में मारे गए। सुरक्षा बलों के दबाव के कारण कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। यह दबाव कायम रहना चाहिए और वे फिर से सिर ना उठा पाए। माओवादी जिस विषैली विचारधारा से लैस हैं वह बंदूक के बल पर सत्ता छीनने में यकीन रखते हैं। इसी कारण माओवादी ना तो लोकतंत्र को मानते हैं ना ही संविधान को। वे यह मुगालता में पाले में है कि वह एक दिन शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था आदि को पंगु करके भारत पर काबिज हो जाएंगे। यह हैरानी की बात है। इसके बाद भी कुछ नकली प्रगतिशील व छदम मानवतावादी माओवादी से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें वैचारिक समर्थन भी देते हैं और अर्बन नक्सल कहे जाने वाले ऐसे तत्वों से सतर्क रहने के साथ यह समझा जाना चाहिए कि माओवादी जिन गरीबों वंचितों के हित की फर्जी आड़ लेते हैं उनके शत्रु ही हैं। अब आप कहेंगे नक्सल आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। नक्सलियों की बात कर रहा हूं मैं। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के नक्सलीबाड़ी गांव से 1967 में शुरू हुए विद्रोह से उत्पन्न हुआ था। यह कम्युनिस्ट विद्रोह आंदोलन का एक रूप है। नक्सलवाद शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो इस आंदोलन से जुड़े रहते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने किया था। घुसपैठिए बने मतदाता। बंगाल में घुसपैठिए भारत के मतदाता भी बन चुके हैं। कई ऐसे घुसपैठियों के बारे में पता चला जो वे बांग्लादेशी पासपोर्ट धारक हैं लेकिन उनका नाम भारतीय मतदाता सूची में है। उनके पास यहाँ का सिर्फ वोटर आईडी ही नहीं बल्कि आधार कार्ड भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को बंगाल में 100 से अधिक ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली। केंद्र ने चुनाव आयोग से सिफारिश की कि ऐसे बांग्लादेशियों के कार्ड रद्द किए जाएं। एक और आपको बता दूं, परेशानी यह है कि आप देखते हैं कि यहाँ हमारे देश में सब कुछ फर्जी तरीके से बन जाता है। आपको अगर बनवाना है ना असली, आप यहीं के निवासी हैं, भारतीय हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन जो ये फर्जी बाड़े रहते हैं जो अवैध रूप से भारत में आते हैं वो आसानी से बनवा लेते हैं। ये बांग्लादेश से देख रहे हैं ना, ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और चुनाव आयोग की बात करें तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और उस पर कार्य भी शुरू हो गया है। साथ ही यह जांच की जा रही है कि इन बांग्लादेशियों ने भारतीय पहचान पत्र कैसे प्राप्त किए हैं। बंगाल में तो ऐसे घुसपैठियों की संख्या लाखों में हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे घुसपैठियों को राजनीतिक दल के नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आंतरिक आतंकी मोहम्मद साद रादी और साद शेख की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बारे में जांच की गई तो पता चला कि उसका नाम मुर्शिदाबाद जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में दर्ज है। और यही नहीं, पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते बंगाल पहुंचा आजाद मलिक और आजाद हुसैन तो पिछले 12 से 13 वर्षों से कोलकाता के निकट रह रहा था। फर्जी पासपोर्ट से लेकर फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यहां तक वीजा बनवाने का धंधा चला रहा था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किसकी मदद से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में चढ़े हैं और उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बात आप देखिएगा कि हमारे देश में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है इन अवैध लोगों को लेकर कि धर्मशाला नहीं है भैया, कोई भी मुंह उठा के आ जाए यहाँ रहने लग जाए। आप समझ रहे हैं, हम लोग पहले ही आप देखिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है और हम लोग जूझ रहे हैं और हम दूसरों को क्यों मदद इतनी पहुंचाएं। और आपने देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, उसने अवैध लोगों को निकालना शुरू कर दिया था शपथ लेने के बाद। और हमारे यहाँ हमेशा बातें होती रही, अभी तक यही चिन्हित नहीं किया गया कि बाहरी लोग कितने अवैध रूप से यहाँ भारत में रह रहे हैं। बहुभाषी शिक्षा को मिले बढ़ा।
बढ़ावा। केंद्र सरकार ने देश की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत गर्मी की छुट्टियों में देश भर के सभी 14.5 लाख स्कूलों में भारतीय भाषा समय कैंप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में बच्चों को खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक या अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। यह समय कैंप 1 सप्ताह का होगा, जिसमें बच्चों को भारतीय भाषाओं से जोड़ने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे की गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिससे कुल 48 घंटे का प्रशिक्षण होगा। कैंप के अंत में बच्चों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार के इस भारतीय भाषा समर कैंप का लाभ 25 करोड़ से अधिक बच्चे उठा सकते हैं। आज के समय में रोजगार या बेहतर जीवन यापन के लिए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, और आप देखते हैं कि बैंक कर्मचारी, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और आईटी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को अक्सर महाराष्ट्र, बेंगलोर, हैदराबाद, तमिलनाडु या अन्य राज्यों में नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें स्थानीय भाषा और संस्कृति की भिन्नता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संवाद को कमी के कारण विवाद भी उत्पन्न होते हैं। हाल में कर्नाटक, महाराष्ट्र में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिनमें स्थानीय भाषा मराठी, कन्नड़ में बात करने पर जोर दिया गया। मातृभाषा का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। भारत एक विविधता से भरा देश है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, भाषा मिलती हैं। सभी भाषा का समान महत्व है और लोगों को एक से आप देखते हैं कि एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। सभी भाषाओं का समान महत्व है और लोगों को एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जितनी अधिक से अधिक हो सके भाषाएं आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, और इससे उन्हें किसी अन्य राज्य में जाने पर भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुभाषी लोग विभिन्न संस्कृतियों के साथ संवाद कर सकते हैं और एक दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक शोध के अनुसार एक से अधिक भाषाएं सीखने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। बहुभाषी शिक्षा विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है, और जिससे भारत में सामाजिक एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा मिलेगा, और यह भारत की भाषाई विविधता और विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बहुभाषी शिक्षा के लाभ से अनजान हैं। अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं का महत्व भी देना चाहिए। हालांकि बहुभाषी शिक्षा को केवल स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक विस्तारित किया जाना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय भी आप लोग बताया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इनकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये पश्चिम एशिया दौरे से संभावित बदलाव, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना ये दौरा, तो उन्हीं की बात हो रही है। हाल के दिनों में वैश्विक राजनीति में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई जिनको लेकर विश्व समुदाय में चर्चाओं का एक नया दौर शुरू हो गया, और फिर चाहे वह भारत पाकिस्तान संघर्ष हो या फिर अमेरिका चीन की टैरिफ को लेकर जेनेवा में भी हुई हालिया बातचीत। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के 3 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा भी भू राजनीति के लिहाज से एक बड़े मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए खाड़ी के 3 महत्वपूर्ण देशों को चुना। हालांकि वह इससे पहले ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ समय के लिए इटली गए थे। और आप देखते हैं कि उल्लेखनीय है कि यह अमेरिकी राष्ट्रपतियों की स्थापित नीति रही है कि वे अपने कार्यकाल की पहली यात्रा के लिए साधारणतः अपने सबसे करीबी साझेदार यूरोप के किसी देश को चुनते हैं, लेकिन परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं को तोड़ना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहचान से बन गया है। और पश्चिम एशिया वैश्विक राजनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। बात चाहे पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा की हो, अब अब्राहमिक मतों के उद्गम एवं उसके सबसे पवित्र स्थानों की हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चले आ रहे सबसे लंबे अनसुलझे विवाद इजराइल फिलिस्तीन की हो, और पश्चिम एशिया की महत्ता किसी भी तरह से कमतर करके नहीं आंकी जा सकती है। और आप देखिए ट्रंप के इस दौरे में कई समझौते हुए हैं, वहीं कई विवादों को भी जन्म दिया है। दौरे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो अमेरिका के उद्योग और व्यापार का विस्तार करने के प्रमुख उद्देश्य से
की गई इस यात्रा को ट्रंप ने अपनी व्यक्तिगत महानता के रूप में प्रस्तुत किया। ट्रंप पूरी यात्रा के दौरान अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए, क्योंकि न केवल उन्होंने भारी निवेश हासिल किया, बल्कि इस दौरान उनको घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की आलोचना करने और खाड़ी देशों के नेताओं की प्रशंसा करने के अनेक अवसर प्राप्त हुए। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में वह सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनका सऊदी अरब के शासक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भव्य तरीके से स्वागत किया। और आप देखते हैं कि रियाद में ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े हथियार समझौते की घोषणा की। 140 अरब डॉलर के इस हथियार पैकेज में लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली, ड्रोन और साइबर सुरक्षा तकनीक आदि शामिल हैं। अब्राहम समझौता। ट्रंप ने इस दौरे में सऊदी अरब से अब्राहम समझौते से जोड़ने का आह्वान किया। अब्राहम समझौता एक ऐतिहासिक शांति प्रयास है जो 2020 में आरंभ हुआ था, और जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो इसका मुख्य उद्देश्य इजरायल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा बढ़ाना था। और इस पहल को अब्राहम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अब्राहम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों मतों के साझा पैगंबर माने जाते हैं, और यह समझौता इन धर्मों के मानने वालों के बीच संवाद और सहअस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक इजरायल को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन हाल की घटनाक्रम संकेत देते हैं कि वह धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के बढ़ते प्रभाव, क्षेत्रीय अस्थिरता और अधिक साझेदारी की संभावनाएं सऊदी अरब को इस निर्णय की ओर धकेल रही हैं। और सीरिया के शासक से मुलाकात की हुई है। इस यात्रा का सबसे अप्रत्याशित क्षण तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सारा से मुलाकात की और उनसे इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से यह घटना महत्वपूर्ण है। वस्तुतः अल सरा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूर्व में आतंकी घोषित किया गया था, और बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद वह सीरिया की सत्ता में आए थे। ये पहले आतंकी घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, और उन पर अमेरिकी सरकार द्वारा भी गिरफ्तारी के लिए $1 करोड़ का इनाम रखा गया था, जिसे दिसंबर 2024 में हटा दिया गया था। इस बैठक ने अमेरिका की दशकों पुरानी अलगाववादी नीति को तोड़ दिया। ट्रंप द्वारा सीरिया से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई, और जिससे अल सारा को महत्वपूर्ण आर्थिक बढ़ावा और वैधानिकता मिल सकती है। अब इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका के रुख में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। कतर के साथ संबंध। ट्रंप ने कतर के साथ $1.2 लाख करोड़ के आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कतर से एक बोइंग जेट भी स्वीकार किया है, और जिसका इस्तेमाल शुरू में एयरफोर्स 1 के रूप में किया जाना था, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने नैतिक और कानूनी विवादों के बावजूद इस विशाल जेट को स्वीकार किया। आलोचकों ने कतर पर इस उपहार के माध्यम से ट्रंप प्रशासन में प्रभाव हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में वह संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। ट्रंप की यात्रा से यूएई का मुख्य लक्ष्य एआई और प्रौद्योगिकी पर गहन निवेश करना था। हालांकि इस संबंध में उसे सफलता भी मिली, लेकिन यह यात्रा अबू धाबी की उन्नत अमेरिकी अब माइक्रोचिप्स तक अप्रतिबंधित पहुंच की वास्तविक इच्छा को पूरा नहीं कर पाई। ट्रंप की यूएई यात्रा के आप देखते हैं कि दौरान दोनों देशों ने अबू धाबी में एक डाटा सेंटर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की, ताकि 5 गीगावाट की क्षमता के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाया जा सके, जो एक शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। और ट्रंप की खाड़ी यात्रा कार्यक्रम में से इजरायल का अनुपस्थित होना स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। यह अनुपस्थिति विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ अमेरिकी इजरायल गठबंधन गाजा में इजरायल की युद्ध से बढ़ते क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए उल्लेखनीय है। ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंध हाल के महीनों में विशेष रूप से गाजा संघर्ष को लेकर काफी हद तक ठंडे पड़ गए। हालांकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अरब देशों में इजरायल की कार्रवाई को लेकर हो रही आलोचना का कुछ असर अमेरिकी नीतियों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आर्थिक व सैन्य शक्तियों को मजबूत बनाए भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा भारत के लिहाज से मिला जुला रहा है। हालांकि भारत के लिए इस दौरे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने एक बार फिर अमेरिका की क्षेत्र की भू राजनीति में वापसी के संकेत दिए हैं, जो भारत के लिए शुभ समाचार है। और बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से चीन का इस क्षेत्र में दबदबा हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उससे दिल्ली की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। वर्ष 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाया था, और जिससे इस क्षेत्र की राजनीति को काफी परिवर्तित कर दिया। ऐसे में खाड़ी देश जिनसे भारत के आर्थिक, सामरिक और व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, उनका चीन के पाले में जाना भारत के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है। यदि
वही यदि व्यापार की दृष्टि से देखें तो ट्रंप का यह दौरा भारत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वस्तुतः पश्चिम एशिया, विशेष रूप से सऊदी अरब, यूएई भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का आप देखते हैं कि एक प्रमुख स्रोत है। अमेरिका के लिए सऊदी अरब की 600 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता उन फंड को डाइवर्ट कर सकती है जो भारत में निवेश हो सकते थे, और जहां सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर के निवेश जैसे ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में का वादा किया। हालांकि यूएई भारत व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते ने द्विपक्षीय व्यापार को 85 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर सऊदी इस तरह की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। अमेरिका के दबाव में अगर सऊदी अरब इस समझौते में शामिल होता है तो यह न केवल पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, बल्कि यह इजराइल अरब संबंधों के लिए एक नया युग शुरू कर सकता है, और जिसमें स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सीरिया के नई राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अल सरा को स्थापित करने के में तुर्की का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि अमेरिका अल सरा के साथ आप देखते हैं कि सहयोग बढ़ाता है तो इससे तुर्की की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, और आप देखते हैं कि जो भारतीय हितों के विरुद्ध है। और जिस तरह से हाल के समय में तुर्की ने खुलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला, और उससे यह बात तो स्पष्ट है कि अगर तुर्की सीरिया में भी अगर अपने पैर जमा लेता तो भारत के लिए इस क्षेत्र में नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि ट्रंप द्वारा एक पूर्व वैश्विक आतंकवादी के साथ मुलाकात करना भारत की आतंक के विरुद्ध लड़ाई को नैतिक रूप से कमजोर करता है। हालांकि ट्रंप की इन अप्रत्याशित नीतियों से हाल के समय में भारत को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इससे आप देखते हैं कि अमेरिका का भी अन्य देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर उपदेश देने का नैतिक आधार कम हो गया है। बहरहाल जिस तरह से अमेरिका का रवैया हो चुका है उससे यह तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य शक्तियों पर और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा ना आप लोगों से कि अमेरिका स्वार्थी, एक तरह से उसका जहां स्वार्थ पूरा होगा उसके साथ वो समझौता कर लेगा, उसका पक्ष लेना शुरू कर देगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? ये राजनीति की बातें हो रही हैं, स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा ये हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हो रही है, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइए। धन्यवाद।